हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक फिजिक्स। आज हम कवर करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला पार्ट मैं आपको आज की वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा और वो पहला पार्ट है हमारा यूनिट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केवल यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स से पहले हम देखते हैं आज की क्लास का ओवरव्यू। दैट मीन्स हमें आज की क्लास में क्या कवर करना है, कैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा मेजरमेंट्स के बारे में। अब मेजरमेंट्स क्या है? मेजरमेंट्स आर नीडेड इन एवरीडे लाइफ। हमें अपने एवरीडे लाइफ में मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और बिना मेजरमेंट्स के हमारा जो भी डेली का काम है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके पास जो भी फिजिकल सिचुएशन है, कैसी भी फिजिकल सिचुएशन है, आपको कहीं ना कहीं मेजरमेंट की नीड रियलाइज हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, वी गो टू सुपरमार्केट एंड परचेज आइटम्स, वन शुड नो अबाउट द मेजरमेंट्स। अगर आप सुपरमार्केट जाते हो और परचेज करते हो कोई आइटम, तो आपको पता होना चाहिए मेजरमेंट्स के बारे में। जैसे आपको कोई चीज़ परचेज करनी है तो वो केजी में परचेज करनी है, डजन में परचेज करनी है या फिर लीटर में परचेज करनी है, तो आपको मेजरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर किसी को फीवर है तो वहाँ पे हमें उसके टेम्परेचर का मेजरमेंट करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसको कितना फीवर है। नेक्स्ट, इफ़ वी गो टू परचेज अ शर्ट, अगर हम कोई शर्ट परचेज करने जाते हैं तो वी मस्ट नो द साइज ऑफ द शर्ट। तो हमें अपने शर्ट के साइज का पता होना चाहिए ताकि वो हमारे लिए बेस्ट फिट हो सके। नेक्स्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आज की क्लास में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा? तो सबसे पहला है नई नीड फॉर मेजरमेंट्स, कि मेजरमेंट्स की नीड क्यों पड़ती है। सेकंड, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम सीखेंगे। थर्ड, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट्स, क्या क्या यूनिट्स हैं मेजरमेंट्स करने के लिए। फोर्थ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड लास्ट में सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलते हैं हम अपने सबसे पहले टॉपिक पे, जो कि है नीड फॉर मेजरमेंट्स। तो नीड फॉर मेजरमेंट्स में हम ये सीखेंगे कि मेजरमेंट्स की हमें नीड क्यों पड़ती है। जैसा कि मैंने अभी आपको ओवरव्यू में भी बताया था कि हमें मेजरमेंट्स की नीड क्यों पड़ती है। तो आप देखो, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी पर्सन को देखो, चाहे वो कोई जॉब कर रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा हो या फिर कोई छोटा सा सब्जी का बाजार लगा के बैठा हो। ठीक है, हर किसी को मेजरमेंट की नीड पड़ती है। जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है? आपका ब्लड प्रेशर मेजर करता है, आपका ग्लूकोज लेवल मेजर करता है, तो उसे भी क्या करना पड़ता है? उसे भी मेजरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो ये मेजरमेंट प्रोसेस कर सकता है। इसी तरह से एक कारपेंटर है, उसको फर्नीचर बनाना है। अब फर्नीचर बनाने के लिए भी उसको मेजरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक वेजिटेबल सेलर, उसको भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए मेजरमेंट की, ताकि वो आपको सही रेट पे सही वेट की वेजिटेबल प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट, एक इंजीनियर को भी मेजरमेंट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसे क्या करना पड़ता है? उसे कई सारे कंस्ट्रक्शन वर्क करने पड़ते हैं, कई मशीन्स बनानी पड़ती हैं, जिसमें मेजरमेंट की बहुत अच्छी खासी नॉलेज चाहिए। ये थे कुछ हमारे मेजरमेंट्स के नीड जो हमने अभी देखे। अब हम चलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़, मतलब कोई भी क्वांटिटीज़, एनी क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly and can be used in explanation of physical phenomenon। मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और उसको हम यूज़ करते हैं अपने फिजिकल फिनोमिना को समझने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमें किसी चीज़ को डायरेक्टली मेजर करना है, जैसे किसी चीज़ का मास है, हम उसको क्या करते हैं? डायरेक्टली मेजर करते हैं बाय द यूज ऑफ वेइंग स्केल। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं? डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं मास को। बट अगर मैं बात करूं आपसे स्पीड की, तो स्पीड को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। स्पीड को मेजर करने के लिए हमें उस जगह का डिस्टेंस पता होना चाहिए और उस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया गया है वो टाइम पता होना चाहिए। तो अगर हमें डिस्टेंस और टाइम पता है तो हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, और मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम
डायरेक्टली मेजर करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी क्वांटिटीज जिसको हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आगे फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई करा है, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं वो देखते हैं। पहला टाइप है फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी और क्वांटिटीज पे किसी भी तरह से डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इसी तरह से डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं डिपेंडेंट। ये वो क्वांटिटीज हैं जो दूसरी यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं, इस रीजन की वजह से हम इसको बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, और डिराइव्ड क्वांटिटीज मैंने आपको बता दिया डिपेंडेंट होती हैं। अगर हम इसके एग्जांपल लें तो एग्जांपल में फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे कि मास किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। मास को आप अकेले कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास लेंथ है, लेंथ को भी आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो किसी भी चीज़ से, या डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। ठीक है, इस टाइप से मास और लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्पीड। अभी मैंने आपको बताया था स्पीड दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है। कैसे? स्पीड आप तभी निकाल सकते हो जब आपको डिस्टेंस पता हो और उस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया गया हो, वो टाइम अगर आपको पता हो तभी आप स्पीड निकाल सकते हो। तो स्पीड हमारी एक तरह की डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लिस्ट गिवन बिलो विच ऑफ देम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड विच आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये कुछ क्वांटिटीज के नाम गिवन है, आपको इसमें से चूज करना है कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक यूनिट्स फॉर मेजरमेंट्स। हम मेजरमेंट्स करने के लिए जब भी हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करने के लिए। जैसे हम मास को मेजर करते हैं तो मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं या फिर किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास, उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। Thus, the physical quantities are quantitatively expressed in terms of unit of that physical quantity। इसीलिए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का जो एक्सप्रेशन है वो आपका एक्सप्रेशन है ये, जहाँ पे Q क्या है, Q स्टैंड्स फॉर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ये बताता है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। एंड N स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड U स्टैंड्स फॉर यूनिट। जैसे अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो आपके पास गिवन है फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। यहाँ पे F क्या है, F इज द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और 100 क्या है, 100 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। और N तो आपको पता ही है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं N से। अब यूनिट्स हमारी दो टाइप्स की होती हैं। वो यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए यूज होती हैं उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और वो यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए यूज होती हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो स्टार्टिंग में क्या था, बहुत टाइम पहले हमारे पास जितनी भी कंट्रीज हैं उन कई कंट्रीज में, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होते थे। मतलब हर कंट्री में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होते थे। तो ज़्यादातर हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। ठीक है, वो कौन कौन से थे? सबसे पहला हमारे पास था FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में क्या था, इस सिस्टम में हम फुट को लेते थे एज अ यूनिट फॉर लेंथ, पाउंड को लेते थे एज द यूनिट ऑफ मास, एंड सेकेंड को लेते थे एज द यूनिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो FPS है इसका मतलब क्या है, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ठीक है, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट जो था
वो था हमारे पास CGS सिस्टम। यहाँ पे हम सेंटीमीटर को यूज़ करते थे, किसके लिए? लेंथ के लिए। ग्राम को यूज़ करते थे फॉर मास, एंड सेकेंड को यूज़ करते थे हम टाइम के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास एक थर्ड सिस्टम भी हमें मिला जो था MKS सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हम मीटर को यूज़ करते थे फॉर द यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम को यूज़ करते थे फॉर द यूनिट ऑफ मास, और सेकंड को यूज़ करते थे फॉर द यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट्स की सबसे पहली डिमांड थी, वो डिमांड क्या थी? दैट द यूनिट दैट हैव बीन चूजन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटीज शुड हैव इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मतलब किसी भी यूनिट को हमने अगर चूज किया है तो उसके पास इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मतलब वो इंटरनेशनली हर कंट्री में एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इन तीनों यूनिट्स की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इसी डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए, 1971 में हमारे पास एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया जिसको हम आज की डेट में SI सिस्टम के नाम से जानते हैं, वेयर SI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट, द SI सिस्टम is obtained by making some slight changes in the MKS system। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो MKS सिस्टम था उसी में थोड़े से स्लाइड चेंजेस करके हमने SI सिस्टम को ऑब्टेन किया। ठीक है, तो यानी कि जो यूनिट्स हम MKS सिस्टम में ले रहे थे वही सेम यूनिट्स ऑलमोस्ट हम SI सिस्टम में भी यूज़ करते हैं। यानी मीटर को हम यूज़ करते हैं फॉर लेंथ, किलोग्राम को यूज़ करते हैं फॉर मास, एंड सेकेंड को यूज़ करते हैं फॉर टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कुछ फंडामेंटल यूनिट्स और हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्योंकि हमारे पास 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं और उनकी फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं। तो इसको एक टेबल की फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहली क्वांटिटी हमारे पास लेंथ, इसकी SI यूनिट क्या है? मीटर। इसके सिंबल को हम डिनोट करते हैं M से। सेकेंड यूनिट क्वांटिटी है हमारे पास मास, इसकी SI यूनिट kg। ये सारी SI यूनिट है। ठीक है, टाइम की SI यूनिट सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट एम्पियर। टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा आपके पास कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आप मोस्टली जो क्वांटिटीज़ यूज़ करोगे वो है ये 5 क्वांटिटीज़ फिजिक्स के अंदर आप यूज़ करते हो। 6th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आप केमिस्ट्री के अंदर यूज़ करते हो। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आपको 11th-12th में कोई खास काम नहीं है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, जिसमें से पहला है रेडियन। रेडियन को हम यूज़ करते हैं प्लेन एंगल के लिए। अब देखो प्लेन एंगल क्या होता है? कोई भी एंगल, जैसे कि ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ठीक है, इसमें ये जो एंगल है, इस एंगल को हम मेज़र करते हैं, वैसे तो डिग्री में मेज़र करते हैं, लेकिन एंगल की जो SI यूनिट है वो होती है रेडियन। ठीक है, तो ये जो थीटा एंगल है इसको हम किस में मेज़र करते हैं? रेडियन में, फॉर SI सिस्टम। नेक्स्ट, सॉलिड एंगल के लिए हम यूज़ करते हैं स्टीरेडियन। अब स्टीरेडियन क्या है और सॉलिड एंगल क्या है? तो सॉलिड एंगल क्या है? जस्ट एक 3D फिगर है। 3D फिगर सपोज करो आपके पास एक कोन अवेलेबल है। ठीक है, तो इस कोन के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो अंदर की तरफ ना एक 3D एंगल बनेगा। कैसा एंगल बनेगा? 3D एंगल, कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसी 3D एंगल को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टीरेडियन। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? SI प्रीफिक्सेस। SI प्रीफिक्सेस क्या चीज़ है? अब कुछ क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी क्वांटिटीज़ अवेलेबल है हमारे पास जिनकी रेंज कितनी होती है? बहुत हाई, यानी उसे हम 10 की पावर माइनस में लिखते हैं या फिर 10 रेज़ टू पावर n यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 to इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ऐसी यूनिट्स, मतलब जब बड़ी बड़ी यूनिट्स को हमें लिखना होता है तो हम उसके लिए ना कुछ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। वो क्या होता है? जैसे कि ये टेरा, सबसे पहला प्रीफिक्स है टेरा।
टेरा को हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास वैल्यू हो जाती है 10⁻12, ठीक है। गीगा को हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास वैल्यू हो जाती है 10⁹ इसी तरह से मेगा इज़ फॉर 10⁶, किलो इज़ फॉर 10⁻3। जैसे आप 1 kg लिखते हो ना, तो 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का मतलब 10⁻3 ग्राम। तो यहाँ पे जो किलो का मतलब है ना, किलो का मतलब है 10⁻3। इसी तरह से बाकी सारी यूनिट्स हैं। अब आते हैं हम कुछ छोटी यूनिट्स में। तो जब छोटी यूनिट्स होती हैं जैसे कि मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पीको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इनके अलावा भी कई प्रीफिक्सेस हैं, लेकिन मेनली जो हमको यूज़ करने हैं वो ये प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं हमारे पास? अपने आसपास आप देखोगे तो आपके आसपास बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि आप यूज़ करते हो एक इंच टेप। इंच टेप आप किस लिए यूज़ करते हो? बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स के लिए। आपको अपने रूम की दीवार को नापना है तो आप इंच टेप का यूज़ करते हो। वैसे ये वाला इंच टेप ज़्यादातर टेलर के द्वारा यूज़ होता है कपड़ों की सिलाई में, ठीक है। एक इंच टेप है हमारे पास ये इंच टेप किसके पास यूज़ होता है ज़्यादातर? जैसे कि कारपेंटर हैं या फिर मिस्त्री वगैरह हैं जो घर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वो ये वाला इंच टेप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे पास मीटर स्केल। ये मीटर स्केल नहीं, एक्चुअल में ये हाफ मीटर स्केल है, और ये हम कौन लोग यूज़ करते हैं? ये हम जैसे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये वर्नियर कैलिपर। अब ये क्या है? वर्नियर कैलिपर भी एक तरह का आपका स्केल है, स्केल की तरह काम करता है, बट ये आपकी कुछ छोटी, मतलब स्केल से जो आप मेजरमेंट्स आप नहीं कर सकते ना, यानी बहुत छोटी मेजरमेंट्स, वर्नियर कैलिपर से आप वो भी मेजर कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज क्या है? स्क्रू गॉज को आप फर्दर यूज़ करते हो जब आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप वर्नियर कैलिपर से मेजर नहीं कर सकते, यानी एक्यूरेटली मेजर तो हम सबसे कर सकते हैं, बट वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज में से सबसे ज़्यादा सटीक रीडिंग हमें देता है स्क्रू गॉज, यानी सबसे ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग। प्रिसाइजन और एक्यूरेसी ये दोनों वर्ड्स आप अभी आगे पढ़ोगे क्या होते हैं, ठीक है। अभी के लिए हमें ये देखना है कि जो हमारा स्क्रू गॉज है वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग देता है, यानी सबसे ज़्यादा करेक्ट वैल्यू देता है। नेक्स्ट, और हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मास मेजर करने के लिए हम ये यूज़ करते थे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? तराजू। नेक्स्ट, फिर हमारे पास अगर किसी पर्सन को अपना वेट मेजर करना है तो वो इस तरह का वेइंग स्केल यूज़ करता है, ठीक है। आपने शॉप्स पे देखा होगा इस तरह का एक वेइंग स्केल यूज़ होता है ताकि वो अपने कस्टमर्स को सामान दे सके। नेक्स्ट, और भी कई तरह के हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि थर्मोमीटर। यह यूज़ होता है हमारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए। नेक्स्ट, ये क्या है? ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर कई लोग आप में से जानते होंगे क्या होता है ग्लूकोमीटर, जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के ग्लूकोज लेवल को चेक करता है। इसे ज़्यादातर शुगर पेशेंट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे पास इंफ्रारेड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का ही टाइप है, बस ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर है, ठीक है। ये भी क्या करता है? बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। नेक्स्ट, ये हमारे पास मल्टीमीटर। अब मल्टीमीटर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा क्या होता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर एक्चुअल में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ में करंट मेजर करने के लिए, या वोल्टेज मेजर करने के लिए, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, या पावर मेजर करने के लिए, बहुत चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।